आप मौका दीजिए सदन में जाके। आई मनीषवा नहीं हिला दिया ना सबको कि काहे बिहार में पेपर लीक होता है और इसका समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए, समाधान भी नहीं बता दिया ना, तो मेरा भी नाम मनीष कश्यप नहीं। लेकिन आप मौका दीजिएगा तब ना। मनीषवा को उठाओ जेल में डालो, मनीषवा को उठाओ जेल में डालो, मनीषवा को उठाओ जेल में डालो। मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बोले थे। कितना? 2 करोड़। वो 2 करोड़ युवाओं को सालाना रोजगार दे सकते थे अगर उनके सांसद उनका साथ देते तो। मैंने बोला था कि बिहार में पेपर जो है पानी के जैसा हो गया है, जो हमेशा लीक हो जाता है। मैंने ये बात बोला था और वीडियो भी बनाया था। एलवीस यादव जी, आपकी पहचान जो है वो पहचान खराब मत कीजिए। आपको जिन लोगों ने ऊपर आगे बढ़ाया है उन लोगों के साथ रहिए और मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों के साथ गले मत मिलिए। लोग टिकट दे रहे हैं उनसे पूछा जाए ना ये कि आखिर जो है आप किस पैरामीटर पे टिकट देते हैं, क्या पैरामीटर क्या है। अब पवन सिंह को किस बेसिस पे टिकट दिया गया, किस बेसिस पे नहीं, वो या तो पार्टी बता सकती है या तो पवन सिंह जी बता सकते हैं। पवन सिंह जी क्या विकास करेंगे क्या नहीं करेंगे वो पवन सिंह जी जानते हैं, और पार्टी जो है उनमें क्या देखा था, क्या टैलेंट देखा था, वो पार्टी बताएगी। नमस्कार। इस वक्त एबीपी लाइव पर हमारे साथ हैं सन ऑफ बिहार के नाम से मशहूर मनीष कश्यप, जो हाल ही में जेल से बाहर निकले हैं और लोकसभा चुनाव यानी कि चुनावी मौसम में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लगातार अपने लोकसभा क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं। तो मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जेल से बाहर निकलने के बाद जो है आप खूब अपने इलाके में जो है चंपारण में आप खूब दौड़ धूप कर रहे हैं और जो है लोग चर्चा कर रहे हैं कि भाई मनीष कश्यप एक बारी के लगातार कि चुनाव लड़ी। तो मनीष कश्यप चुनाव लड़ेगा और 100% लड़ेगा और जीतने के लिए लड़ेगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना हमारे ही क्षेत्र में नहीं पूरे बिहार में बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय कर रहा है। तो ये अन्याय के खिलाफ किसी को तो आवाज उठाना होगा। कोई तो बदलाव का एक मसाल लेके जो है अपने घर से निकले, और अगर हम घर से निकलेंगे नहीं बदलाव का मसाल लेके तो कारवां कैसे बनेगा, लोग साथ कैसे देंगे। तो मैं एक बदलाव का मसाल जो है अपने दिल में जला के निकल चुका हूं। उम्मीद है कि चंपारण के लोग इस बार साथ देंगे और कुछ बड़ा बदलाव होगा। मनीष भाई, जब हमने पिछली बार बातचीत की थी तो मैंने आपसे पूछा था कि किस पार्टी से लड़ेंगे, राजनीति में जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे। आपने कहा था कि थोड़ा वक्त दीजिए, अगली बार जब हम आपसे बातचीत करेंगे तो इस पे भी खुलासा कर देंगे। तो अब बताइए किस पार्टी के टिकट पे आप चुनाव लड़ेंगे। हम जनता के साथ हैं और जनता के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई जनता से पूछ के किसी प्रत्याशी को टिकट देता है। अगर जनता से पूछ के प्रत्याशी को टिकट देता तो शायद मुझे मिलता। तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा चुनाव और 100% चुनाव लड़ूंगा, और अंजाम सिर्फ और सिर्फ चूंकि मुझे भगवान पे बहुत भरोसा है और मुझे पता है कि अंजाम सिर्फ और सिर्फ यही होगा कि इस बार पहली बार ऐसा होगा आजादी के बाद कि चंपारण में जो है वो जनता के द्वारा चुना हुआ कोई प्रत्याशी जो है वो सदन में जाएगा और जनता की समस्याओं पे बातचीत करेगा। आज तक प्रत्याशियों का नाम फाइनल जो है वो जनता के द्वारा नहीं होता है। प्रत्याशियों का नाम फाइनल दिल्ली में एक एयर कंडीशन कमरे में बैठ के होता था। अब वो दौर खत्म होगा और शुरुआत चंपारण से होगा कि अब जनता का नाम जो है वो प्रत्याशी का नाम जो है वो जनता तय करेगी और जनता डिसाइड करेगी कि सदन में किसको भेजना है और कौन जनता के समस्याओं का समाधान के लिए आवाज उठा सकता है। मनीष भाई, राजनीति में आप उतर गए हैं, आप भी जानते हैं इसके सारे दांव पे जानते हैं। आपको भी पता है आप बिना किसी आप कह रहे निर्दलीय आप चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आप जानते हैं कि भाई पैसा रुपया बहुत खर्चा होता है और पार्टी से लड़ते तो भाई पार्टी पैसा दे देती है, लेकिन निर्दलीय आप लड़ रहे हैं तो फिर पैसा रुपया कहाँ से आएगा। यानी कहने का मतलब है कि इस देश का हर एक न्यूज रिपोर्टर ये बात जानता है कि चुनाव लड़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। हर एक न्यूज रिपोर्टर ये बात जानता है। अगर ये बात हर एक न्यूज रिपोर्टर जानता है कि चुनाव लड़ने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, तो उस न्यूज रिपोर्टर को यह भी पता चलना चाहिए कि जो नेता पैसा खर्चा करेगा वो चुनाव जीतने के बाद पैसा कमाने के चक्कर में पड़ेगा, ना कि जनता के समस्या का समाधान के लिए आगे बढ़ेगा। तो हम जनता से 11-11 रुपया चंदा लेंगे और उस 11-11 रुपया चंदा के द्वारा जो है हम चुनाव लड़ेंगे, चुनाव जीतेंगे और जीतने के बाद
मेरा तो पैसा खर्चा होगा नहीं, जनता ने 11-11 रुपया दिया है, तो जीतने के बाद जनता के लिए काम करेंगे। और अब जो आज तक चुनाव में होते आ रहा है, उसको बदलने का प्रयास करेंगे और मेरे से जितना हो सकता है। मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है कि पूरे देश का हालात जो है मैं अपने कंधों पे जो है रातों रात बदल दूंगा, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि मैं एक राज्य का, एक लोकसभा का हालात तो मैं अपने कंधों, मजबूत कंधों से सहारा लेके जो है जरूर बदल सकता हूं। तो सवाल एक ये शुरुआत भी जो है है, चंपारण से होगा। एक क्या? सवाल ये भी है कि पिछले इंटरव्यू में आपने कहा कि राजनीति में किस पार्टी से जाऊंगा बताऊंगा नहीं। फिर आपसे पूछा गया, आपने कहा कि चुनाव लड़ूंगा, किस पार्टी से लड़ूंगा बताऊंगा नहीं। तीसरी बार पूछने पर आप कह रहे हैं कि अब निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। इसका मतलब यह है कि आपकी पार्टियों से बात हो रही थी, पार्टियों ने आपको टिकट नहीं नहीं, दिया, तब जाके आप निर्दलीय चुनाव लड़ने का आप ऐलान कर रहे हैं। प्रयास मैंने भी किया था, क्यों झूठ बोलूं? हम्म। अगर मैं आपके सामने बैठ के झूठ बोलूंगा तो मेरा झूठ जो है यहाँ पे सब लोग पकड़ लेंगे। हम्म। प्रयास मैंने भी किया था, हम्म। लेकिन मेरा कोई गॉड फादर नहीं है और हम्म। ना ही मेरे पास सुटकेस है। टैलेंटेड तो हूं, ये मुझे भी पता है और मेरे क्षेत्र के लोगों को भी पता है कि हम्म। ये अगर जाएगा तो हम्म। ये काम करेगा, ये लड़का आवाज उठाएगा, ये काबिल है, ये युवा है, इसको एक्सपीरियंस है कि कैसे आवाज उठाना है। कोशिश मैंने भी किया था, हालांकि मुझे पता चल गया कि हम कहाँ जैसे कहाँ ट्राई लोगों के मारे थे? लिए राजनीति हम जैसे लोगों के लिए राजनीतिक पार्टियों का दरवाजा बंद रहता है। हमें अपना इतिहास जो है अपने दम पे ही लिखना होता है। और हाँ, अगर कोई गॉड फादर नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक गॉड है जो ऊपर है, वो मेरे लिए सब कुछ अच्छा करेंगे। मनीष भाई, ट्राई कहाँ कहाँ मारे थे आप? किस किस पार्टियों से आप गए थे टिकट मांगने के लिए? कहाँ कहाँ आपने हाजिरी लगाई थी? कुछ चीजें जो है वो गुप्त ही रहे तो अच्छा रहता है, नहीं, अब तो क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं, अब तो नौ जनता महीना से जेल का बताने की सजा बात आ रही है। काटने के बाद, नौ हम्म। महीना जेल का सजा काटने के बाद, हम्म। इतना समस्या झेलने के बाद, हम्म। इतना सारा एफआईआर, तो अब तो कुछ चीजें मैं सीख ही गया हूँ राजनीति का, कुछ चीजें। और बस इतना ही कहूंगा कि मैंने कोशिश किया था। आ, बस मेरे जैसे लोगों की, कुछ लोगों को जरूरत नहीं है। मैं देखिए, जहां हूं वहां ठीक हूं। प्रयास मैं करूंगा, मैं तो अंजाम जो भी हो मैं प्रयास करूंगा और मैं लोगों के सहारे जो है इस बार चुनावी मैदान में कूदूंगा। मनीष भाई, चूंकि मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप कहाँ कहाँ गए, चूंकि चुनाव आप लड़ रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि आप जो है चंपारण के जनता के सेवक हैं, आप नेता नहीं हैं, आप 11 रुपये चंदा लेके चुनाव लड़ेंगे। तो जनता को सारी बातें पता होनी चाहिए कि मनीष कश्यप कहाँ कहाँ गए थे टिकट मांगने और कौन कौन सी पार्टी है जिन्होंने मनीष कश्यप जैसे युवा को टिकट नहीं दिया। इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। राज राजनीति में मैंने कभी कमर के नीचे वार करना नहीं सीखा है और पीठ पीछे वार नहीं करना सीखा है। हम्म। ये अभी मैंने नहीं सीखा है, तो मैं कुछ चीजें नहीं बताऊंगा। नहीं, बता दे तो जनता भी समझ जाती ना। महाभारत भी आपने पढ़ा होगा, उसमें भी जो है संध्या के बाद जो है युद्ध नहीं हुआ करता था, हम्म। कमर के नीचे वार नहीं हुआ करता था और पीठ पीछे वार नहीं हुआ करता था। तो हम्म। जो भी है, मनीष कश्यप जैसा भी है, बस जितना बताना था उतना मैंने बता दिया है। क्योंकि लोग तमाम तरह के सवाल उठाएंगे, पूछेंगे कि मनीष कश्यप तो निर्दलीय लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं कि टिकट नहीं मिला किस पार्टी। अब जनता को भी पता होना चाहिए कि मनीष भाई को टिकट नहीं देने वाली जनता पार्टी को कौन सी, अगर जिससे उनको अगर फर्क अगर पड़ा। लोगों को अगर अगर मेरी बातें पसंद नहीं आए, हम्म। मेरी मजबूरियां पसंद नहीं आए, मेरा लिमिटेशंस पसंद नहीं आए, मुझे पे भरोसा अगर नहीं हो, तो मेरे से काबिल आदमी को जनता चुन सकती है। मनीष भाई, आप हमको ये दूसरी बार इंटरव्यू दे रहे हैं। आप भी जानते हैं कि जब भी मैं आपका इंटरव्यू करने आता हूँ तो रिसर्च करके आता हूँ, इधर उधर र्यूमर्स पे बातें नहीं करता हूँ। आपके इंटरव्यू सुनता हूँ, उन्हीं में बहुत सवाल तैयारी करके बनाता आते हैं हूँ, आप, उन्हीं में मुझे सवाल पता है। बनाता हूँ। और इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ मनीष भाई कि आपने एक और इंटरव्यू में आपका देख रहा था, उसमें आप ये कह रहे थे कि आपकी बात किसी किसी पार्टी से नहीं हुई है, किसी नेता से नहीं हुई है, आपकी बात जनता से हुई है। और आप अभी ये कह रहे हैं कि हाँ, मैंने पार्टियों से बात की, मैंने कोशिशें की, लेकिन मुझे टिकट नहीं मिला। तो ये बात, तो ये दोनों बयान बिल्कुल अलग अलग हो गए ना मैंने मनीष भाई? सुनिए, मैं बता रहा हूँ, जी। मैंने नहीं, मेरे कुछ लोग हैं, उन हम्म। लोगों ने प्रयास किया, हम्म। मैंने प्रयास नहीं किया। मैं तो हमेशा जो है वो अपने चंपारण में, अपने बिहार में, दिल्ली में आया भी तो 1-2 दिन के लिए आया, वो भी चैनलों में इंटरव्यू दिया और उसके बाद से फिर मैं वापस आ गया। मनीष भाई, आजकल मैं देख रहा हूँ कि आजकल राजनीति में बड़े अलग अलग टाइप के लोग आ रहे हैं। एक पवन सिंह को भी भाजपा ने आसनसोल से टिकट दिया। आपको लगता है क्या कि राजनीति में ऐसे लोग आना चाहिए? जो लोग टिकट दे रहे हैं उनसे पूछा जाए ना, ये
कि आखिर जो है आप किस पैरामीटर पे टिकट देते हैं, क्या पैरामीटर क्या है, आखिर पैरामीटर क्या है, कैसे लोगों को टिकट दिया जाना चाहिए, वैसे लोगों से पूछा जाए। मैं इसका जवाब कैसे दे सकता हूं? ना नहीं, मेरे मनीष पास कोई कश्यप। पॉलिटिकल पार्टी है, ना पूरे भारत भारत का राजनीति का मैं महान विद्वान व्यक्ति हूं। मैं चंपारण के बारे में जानता हूं और चंपारण के बारे में जवाब दे सकता हूं। अब जरा बताइए, सोचने वाली बात ये है हम्म। कि जिन लोगों को पब्लिक के बीच में रहने का आदत नहीं है, हम्म। वैसे लोगों को आराम से टिकट मिल जाता है। जो नेता के बेटा हैं वैसे लोगों को आराम से टिकट मिल जाता है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटा हैं वैसे लोगों को आराम से टिकट मिल जाता है। लेकिन जो जनता के बीच में संघर्ष करके जो है आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वैसे लोगों को टिकट नहीं मिल पाता है। तो जनता को भी समझने की जरूरत है कि अगर जहां लगता है आपको कि आपका पसंदीदा कैंडिडेट को प्रत्याशी ने टिकट नहीं दिया है, पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, तो आप पार्टी बेसिस पे, धर्म बेसिस पे, जाति बेसिस पे चुनाव ना करके एक काबिलियत को चुने, ताकि जो है वो लोकसभा में जाके आपके समस्याओं का समाधान कर सके। अब पवन सिंह को किस बेसिस पे टिकट दिया गया, किस बेसिस पे नहीं, वो या तो पार्टी बता सकती है या तो पवन सिंह जी बता सकते हैं। पवन सिंह जी क्या विकास करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वो पवन सिंह जी जानते हैं। और पार्टी जो है उनमें क्या देखा था, क्या टैलेंट देखा था, वो पार्टी बताएगा। मैं अपने बारे में और चंपारण के बारे में बताऊंगा। मनीष कश्यप जाने जाते हैं अपनी बेबाक राय के लिए, तो मैं आपकी राय जनता पर नहीं थोपना चाहता हूं। मैं जानना चाहूंगा आपकी राय क्या है, आप क्या सोचते हैं, पवन सिंह जैसे लोग चुनाव लड़ना चाहिए? मैं अपने बारे में बता सकता हूं, बस इतना ही कहूंगा कि मेरे जैसे लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, हम्म। युवाओं को चुनाव लड़ना चाहिए, जो समस्याओं का समाधान कर सके, जो ब्लॉक में जाके देखा हो कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है। हम्म। मैंने देखा है एक शमशान घाट बना हुआ है, आप लोगों को वहां पे रिपोर्टिंग करना चाहिए। हम्म। उस शमशान घाट में घोटाला हुआ है। अब जरा बताइए, जहां पे शमशान घाट बनता है, जहां पे आदमी मर जाता है और उसे जलाया जाता है, उस जगह पे घोटाला हुआ है बिहार में। तो हम्म। इससे गिरा हुआ हरकत आखिर कौन कर सकता है? हम्म। और हमने नेता को चुना है, क्या इसके लिए कोई सिस्टम नहीं है सरकार के पास जो जांच कर सके और वहां पे घोटाला को उजागर कर सके? हम्म। एक नरकटिया विधानसभा है, हम्म। पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में नरकटिया विधानसभा है। हम्म। मतलब जाके देखिएगा, वहां पे सड़क में इतना घोटाला है, नाला में घोटाला है। हम्म। स्कूल जो है आम के पेड़ के नीचे चल रहा है, सरकारी स्कूल 5वां क्लास तक का स्कूल आम के पेड़ के नीचे चल रहा है। हम्म। सड़क कागजों पे बन जा रहा है, जमीन पे सड़क बनिए नहीं रहा है। और जो सड़क बन रहा है वो गड़बड़ बन रहा है, पुल पुलिया सब गड़बड़ बन रहा है। मैं 2-3 दिन वहां पे घूमा, मैंने देखा तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो नेताओं ने नर्क बना के रख दिया है। हम्म। लोगों की जिंदगी इतनी दयनीय और इतनी बदतर कर दिया है नेताओं ने। हम्म। तो मैं इन सारे चीजों पे आवाज उठाता हूँ। हम्म। मुझसे बहुत सारे ठेकेदार भी डरते हैं, जो हम्म। 4-4 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार करोड़ का ठेका लेते हैं, सड़क का, पुल का, बड़ा बड़ा मेगा स्ट्रक्चर का बिहार में। हम्म। बहुत सारे नेता भी डरते हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां भी डरती है कि अरे भाई, इसको अगर हम टिकट दे दिए और अगर पब्लिक के बीच में जाके जो है अगर कोई मुद्दा हो और उसमें जो है आवाज उठाना शुरू कर दे, हमारे खिलाफ ही बोलना शुरू कर दे, तो क्या? तो ये सारी ठीक है। चीजें हैं। मैं अपने बारे में बता सकता हूँ, चंपारण के बारे में बता सकता हूँ, पवन सिंह जी के बारे में पवन सिंह ही जाने, नहीं और नहीं, पवन आप सिंह जी के आप आप बारे में बताते बहुत वो अच्छा है। आप बीजेपी वाले बताएंगे। शाहरुख खान से लेके अमेरिका अमेरिका के लोगों के बारे में आप बताते रहते हैं। नहीं, इसीलिए मैं जानना पत्रकार, चाहता हूँ कि आप उस सब पे समय अपनी राय उस रखते हैं, समय किस पे भी यू राय रखिए। उस समय यूट्यूबर पत्रकार था मैं। अच्छा। उस समय यूट्यूबर पत्रकार था, तो मैं अपना विचारधारा रख सकता था। आज मैं एक पर्टिकुलर क्षेत्र में चुनाव लड़ रहा हूं, तो हम्म। आज मैं सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र के बारे में बात करूंगा, ताकि यहाँ के भी लोगों को लगेगा कि दिल्ली से एक एबीपी न्यूज के रिपोर्टर ने जब मनीष कश्यप से सवाल किया, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्षेत्र के विकास के बारे में बात किया, वो डाइवर्ट नहीं हुआ। आप और क्षेत्र के अर्जुन की मुद्दों को तरह दिल्ली में चिड़िया का आंख मुझे दिख रहा है, आप चिड़िया का आंख दिख। आप आप सांसद बनने वाले हैं और आप अपनी समस्या को देश की संसद में रखेंगे तो ग्लोबल रूप में रखेंगे आप। अ- तो बात जो है ना भारी अगर चल मेरे रही है। पास अगर अगर सुनिए, अगर मेरे पास ड्रोन होता तो घी और शक्कर जो है अभी ड्रोन में लाद के जो है मैं एबीपी न्यूज के हेडक्वार्टर में आपके लिए भेज देता। हम्म। क्योंकि आपके मुंह पे अभी सरस्वती बैठी हुई होंगी और आपने बोला सांसद बनने वाले हैं। जब मैं सांसद बनूंगा
तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपके सामने बैठूंगा और आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा, कुछ क्योंकि दिन उस समय मेरा दायरा बढ़ चुका रहेगा। कुछ दिन अभी पहले मेरा जो दायरा है उस दायरे पे मैं बात करूंगा। मैं अपने क्षेत्र पे बात करूंगा। मेरे यहाँ चनपटिया में चीनी मिल नहीं है, मेरे यहाँ रक्सौल में एयरपोर्ट नहीं है, सड़कों का कंडीशन खराब है, एक्सप्रेसवे नहीं है, कोई फोर लेन हाईवे नहीं है मेरे यहाँ। इन सब चीजों पे बातचीत करूंगा। पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में एक फोर लेन नहीं है। जहां से गांधी जी सत्याग्रह किए, पूरे देश को आजादी दिलाए, उस जिला में, उस लोकसभा क्षेत्र में जो है वो एक फोर लेन नहीं। अब जरा सोचिए, ये तो दुर्भाग्य है ना। अब बताइए। तो मैं इन सब चीजों पे बातचीत करूंगा। तो मैं जब सोच रहा हूं मुझे मौका मिला है तो यहाँ की बातें करूं। चंपारण की 5 समस्या है जो आप सांसद बन के उसको खत्म करेंगे, दूर करेंगे। देखिए, चंपारण का सबसे बड़ा समस्या है बाढ़, और उससे भी बड़ा समस्या है दलाल। हम्म, ये जो दलाल है ना, ब्लॉक में दलाल जो है, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में, स्वास्थ्य विभाग में, हम्म, इन सारे जगहों पे दलाल जो है ना, वो पूरे चंपारण को बर्बाद करके रखे हैं। तो पहला दलाल, दूसरा बाढ़ जो यहाँ का सबसे बड़ा समस्या में से एक है, हम्म, तीसरा शिक्षा, चौथा स्वास्थ्य, पांचवा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है यहाँ का, हम्म, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है। अगर डेवलप किया जाए तो दुनिया का सबसे उपजाऊ जमीन जो है वो चंपारण का है। हम्म, इसीलिए अंग्रेज सब जो है नील की खेती चंपारण में कराते थे, क्योंकि नील की खेती करने के लिए उपजाऊ जमीन की जरूरत पड़ती थी और पानी की जरूरत पड़ती थी। तो उपजाऊ भी है, पानी भी है, उसके बावजूद किसान यहाँ के खुशहाल नहीं है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं किया गया। तो दलाल मुक्त चंपा, हमको अपना चंपारण करना है, दलाल मुक्त। हम्म, उसके बाद से जो है हमको बाढ़ पे काम करना है, शिक्षा हम्म। पे काम करना है, स्वास्थ्य पे काम करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। ये 5 चीजें अगर मजबूत हो जाए, जो इस समय चंपारण में सबसे ज्यादा वीक है, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पूरे बिहार का आर्थिक राजधानी रक्सौल शहर हो जाएगा, पूरे बिहार का। और सिर्फ चंपारण के अंदर इतनी काबिलियत है कि चंपारण का मोतिहारी, बेतिया और रक्सौल, ये 3 शहर मिलके जो है वो 15 लाख लोगों को रोजगार दे देगा, और 1500 नया करोड़पति 5 साल में पैदा कर देगा। रोड मैप है मेरे पास कि कैसे 1500 नए करोड़पति 5 साल में पैदा होंगे चंपारण में, कैसे जो है 15 लाख लोगों को नया रोजगार मिल जाएगा। मोतिहारी, बेतिया और रक्सौल, ये 3 शहर मिलकर दे सकता है। मुंबई से ज्यादा महंगा जमीन जो है रक्सौल शहर का है, जो बीरगंज, नेपाल की आर्थिक राजधानी के बगल में बसा हुआ शहर है। वहां पे आज तक एयरपोर्ट नहीं बना और पटना से 4 लेन कनेक्टिविटी नहीं हुई। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है। ये 5 समस्या का समाधान मैं करने का प्रयास करूंगा। मनीष भाई, प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार जो है नेशनल क्रिएटर अवार्ड जो है बांटा, और हम उम्मीद कर रहे थे कि मनीष कश्यप भी उस क्रिएटर अवार्ड में दिखेंगे, लेकिन आप थे नहीं, बुलाया नहीं गया आपको, या फिर आप गए नहीं। बुलाया नहीं गया था। हम्म। कहाँ कमी रह गई? शायद मेरे अंदर कुछ कमी रह गई होगी, हम्म। ये चीजें हैं, तमाम लोगों को तो अवार्ड इसलिए मिले, नहीं बुलाया गया। मैथिली को मिल गया, कई आरजे को मिले, और मनीष कश्यप नहीं दिखे मंच पे। वो लोग मेरे से ज्यादा अच्छा काम समाज के लिए और बिहार के लिए कर रहे होंगे, देश के लिए कर रहे होंगे, इसलिए हम्म, उन लोगों को मिला। मैं हम्म। उन लोग जैसा अच्छा काम नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं मिला। आज नहीं तो कल जो है दुनिया को लगेगा कि मनीष कश्यप भी अच्छा काम कर रहा है, उसे भी बुलाया जाएगा। अच्छा, आप एक क्रिएटर भी हैं और आप भी समझते हैं सोशल मीडिया पर क्या ट्रेंड होता है, क्या चल रहा है। एक आजकल मुद्दा बड़ा चल रहा है, एलवीस यादव को जो है जेल हो गई है, उस पर आप क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं आप? एज अ यूट्यूबर मैं एलविस यादव के साथ हूँ। एज अ यूट्यूबर, क्योंकि अच्छा। मुझे पता है कि एक यूट्यूबर कितना संघर्ष करके आगे बढ़ता है, मुझे पता है। लेकिन हम्म, एलविस यादव जो मुनव्वर फारूकी को गले लगाए, उसका हम्म, मैं विरोध करता हूँ। हम्म, जो माँ सीता के बारे में अपमानजनक शब्द कहा था मुनव्वर फारूकी, हम्म, उसको जो है एलविस यादव ने गले लगाया, नहीं लगाना चाहिए। हम्म, लेकिन मुझे पता है एलविस यादव संघर्ष करके इस हम्म, मुकाम पे पहुंचे हैं। तो एज ए यूट्यूबर मनीष कश्यप एलविस यादव के साथ है। गलतियां सबसे होती है, मेरे से भी होती है, हर किसी से होती है। हम्म, मुझे, मैं ये जज करने वाला नहीं हूं कि एलविस यादव ने गलत किया है या नहीं किया है। हम्म, लेकिन मैं इतना जरूर भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हम्म, उनके जीवन का संकट का घड़ी जो है वो दूर हो, और जल्द से जल्द जो है वो हम सभी के बीच में रहे। भगवान से मैं ये प्रार्थना करूंगा। और मैं एक सजेशन दूंगा, छोटा या बड़ा भाई होने के नाते, कि हम्म, एलविस यादव जी, आपकी पहचान जो है हम्म, वो पहचान खराब मत कीजिए। हम्म, आपको जिन लोगों ने ऊपर आगे बढ़ाया है
उन लोगों के साथ रहिए और मुनव्वर फारूकी जैसे लोगों के साथ गले मत मिलिए। अगर आपको किसी मुसलमान के साथ गले मिलना ही है तो जो कलाम के रास्तों पे चल रहा हो उससे गले मिलिए। जो अकरबुद्दीन अवैसी के रास्ते पे चल रहा हो उससे गले मिलने की जरूरत नहीं है। तो बस एलवीस यादव जी, जल्द से जल्द आप बाहर आए और हम सभी यूट्यूबर का फर्ज बनता है जो भी है वो आपको सपोर्ट करे। और हाँ, एक वीडियो मैंने देखा उनका झगड़ा झंझट वाला, वो वीडियो देखा, तो उस वीडियो के बारे में मुझे सच्चाई नहीं मालूम है कि वो जो यूट्यूबर को मारे, यूट्यूबर ने क्या किया था क्या नहीं किया था, लेकिन वो घटना नहीं घटना चाहिए, ये चीजें नहीं घटना चाहिए। लेकिन मैं एलवीस यादव जी के साथ था, हूं और रहूंगा जब तक वो सही बने रहेंगे। जब गलत होगा तो मैं भी विरोध करूंगा। अरे जनता को कभी कोई समस्या होती थी तो मनीष कश्यप वहां माइक लेके पहुंच जाते थे। बिहार में जो है इस बार देखा जाए तो शिक्षक भर्ती जो है एक बार फिर से पेपर लीक हो गया है। इस पर मनीष कश्यप का कोई वीडियो नहीं सामने आया, कोई बयान सामने नहीं आया, या फिर आया तो मैंने देखा देखिए, नहीं। मैंने वीडियो बनाया था, मैंने वीडियो बनाया था। अब समस्या क्या है कि अब मैं कहीं बोलता हूं ना तो एक आदमी नहीं सैकड़ों आदमी रिकॉर्ड करते हैं, बहुत सारे लोग एट ए टाइम लाइव रहते हैं। मैंने बोला था कि बिहार में पेपर जो है पानी के जैसा हो गया है जो हमेशा लीक हो जाता है। मैंने ये बात बोला था और वीडियो भी बनाया था। तो मैंने बनाया है, लेकिन हाँ, हर चीज अब मेरे पर्सनल चैनल पे नहीं अपलोड हो रहा है, बहुत सारी चीजें जो है दूसरे भी चैनल पे अपलोड हो रहा है। और देखिए, कोई तो व्यक्ति होना चाहिए ना जो सदन में आवाज उठा सके कि पेपर काहे लीक हुआ है। कई गो नेता पेपर लीक पे बोला है बिहार में, आप बताइए। बिहार के जनता के बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है और पेपर लीक पे एगो नेता बोला तक नहीं, और लोगों को उम्मीद मनीष कश्यप से है कि पेपर लीक पे बोले। तो अगर आप चाहते हैं कि मनीष कश्यप पेपर लीक पे बोले तो मोबाइल पे काहे बोलेगा मनीष कश्यप? मनीष कश्यप सदन में बोलेगा पेपर लीक पे। आप मौका दीजिए सदन में जाके। आई मनीषवा नहीं हिला दिया ना सबको कि काहे बिहार में पेपर लीक होता है और इसका समस्या का समाधान कैसे होना चाहिए, समाधान भी नहीं बता दिया ना, तो मेरा भी नाम मनीष कश्यप नहीं। लेकिन आप मौका दीजिएगा तब ना। कब तक मोबाइल पे बकबकाते रहेंगे और बोलते रहेंगे नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ये नेता लोग जो है, पॉलिटिकल सिस्टम जो है, मनीषवा को उठाओ जेल में डालो, मनीषवा को उठाओ जेल में डालो, मनीषवा को उठाओ जेल में डालो, कब तक होते रहेगा? मौका दीजिए, आपके सारे सवालों का जवाब जो है अब मैं सदन में दूंगा। लेकिन मौका देंगे तो, और नहीं मौका देंगे तो जो दे रहा है वो देगा, जैसे चल रहा है वैसे चलेगा। पेपर जो है पानी की तरह लीक होगा। फिर मत कहना आप लोग कि मनीष कश्यप ने आवाज नहीं उठाया। काहे कि हम भी मौका मांग रहे हैं कि हमको मजबूत कीजिए ताकि आपके साथ कंधों से कंधा मिला के जो है हर सुख दुख में मनीष कश्यप खड़ा रहे। तो आज मनीष कश्यप आप लोगों के आगे झोली फैला के जो है आशीर्वाद के रूप में एक वोट मांग रहा है। उम्मीद है कि आप सभी जो है मेरा झोली भर देंगे और आप सभी मेरा झोली भरेंगे और भगवान आप लोगों का झोली भरेंगे। ठीक है मनीष कश्यप, आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँ कि आप एक बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, है ना? उस समय भी आपको लगता था कि जनता आपको कह रही कि चुनाव लड़िए, उस बार आप जीत नहीं पाए। इस बार क्या उम्मीद है? इस बार कैसा लग रहा है कि आप जीत जाएंगे? देखिए, उस समय मैं निर्दलीय लड़ा था, इस समय भी निर्दलीय हूँ। उस समय मुझे बहुत कम लोग जानता था, फिर भी पूरे चनपटिया में रिकॉर्ड है कि कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी उतना वोट नहीं लाया था और मेरा जमानत भी जब्त नहीं हुआ था। निर्दलीय प्रत्याशी जो वोट लाया है चनपटिया में उसका रिकॉर्ड 4200 का था और मैंने लगभग 10,000 वोट लाया था। तो उस समय भी मैंने रिकॉर्ड बनाया था। अभी बहुत सारे लोग जानते हैं, आशीर्वाद देंगे वोट के रूप में तो ठीक है लड़ूंगा, नहीं आशीर्वाद देंगे तो फिर से एक नया शुरुआत करूंगा उम्मीदों के साथ और फिर प्रयास करूंगा। लेकिन प्रयास तब तक करूंगा जब तक मैं सफल ना हो जाऊं। तो माइक लेकर मनीष कश्यप जो जनता के बीच में जनता की समस्याएं उठाते थे, अब वो जनता से वोट मांग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भाई हमने आपकी समस्याएं खूब उठा उसी माइक से हाँ। उसी माइक से मैं जेल से निकला था और बोला था कि मनीष कश्यप और माइक की दूरी नहीं बढ़ेगी, तो नहीं बढ़ेगी। आज भी माइक का ही सहारा लिया हूं, लेकिन पहले उस माइक से एक छोटे से समस्या पे वीडियो बनाता था। अब उस माइक से जब सदन में बोलूंगा तो पूरा देश देखेगा। माइक का दायरा बढ़ गया है। पहले माइक का दायरा जो है एक नाला को ठीक कराना होता था, पहले माइक का दायरा जो है एक पुलिया को ठीक कराना होता था,
एक पुल के लिए आवाज उठाना होता था, एक हॉस्पिटल, एक स्कूल के लिए आवाज उठाना होता था, एक व्यक्ति जो प्रताड़ित है उसके लिए आवाज उठाना होता था। अब उस माइक का दायरा जो है बढ़ गया है। अब उस माइक में बोलूंगा तो पूरा देश सुनेगा, और सदन में बोलूंगा, और जब सदन में बोलूंगा तो समस्या का समाधान होगा, और चंपारण से शुरुआत होगा और पूरा बिहार बदलेगा। एक और बात बता देना चाहता हूं, मैं स्टाम्प पेपर पे लिख के दूंगा कि मैं 1 लाख युवाओं को रोजगार चंपारण में जिस संसदीय क्षेत्र से लड़ूंगा उस संसदीय क्षेत्र के युवाओं को रोजगार दूंगा। लेकिन ये 1 लाख। ये कैसे कर सकते हैं 25। मनीष भाई, चूंकि आप हाँ, निर्दलीय इस चुनाव पे मैं जीतेंगे, बताऊं। निर्दलीय सुनिए चुनाव सुनिए, मैं जीतेंगे। बताता हूँ, सुनिए। हाँ, सूरत एक शहर है, सूरत, हाँ, जिसमें 40 लाख लोगों को रोजगार मिला है, 40 से 50 लाख लोगों को रोजगार मिला है। CR पाटिल वहां के सांसद है भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है, रिकॉर्ड तोड़ 6.5 लाख से ज्यादा वोट से वो जीते हैं, पूरे भारत में रिकॉर्ड बनाए हैं। CR पाटिल सबसे ज्यादा वोट से जीतने वाले हैं। उन्होंने काम किया और सूरत को चमका दिया, और सूरत आज डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। पहले डायमंड के सारे व्यापारी मुंबई बैठा करते थे, अब सारे व्यापारी, दुनिया के सारे व्यापारी सूरत में बैठना शुरू कर दिए। प्रयास CR पाटिल जी ने किया, और 20 साल के अंदर जो भारत का सबसे गंदा शहर सूरत हुआ करता था, आप जाके उठा के देखिएगा, आज सबसे स्वच्छ शहर में से एक है, सबसे समृद्ध शहर में से एक है, और 40 लाख लोगों को रोजगार दिया हुआ है सूरत शहर। जब सूरत शहर 40 लाख लोगों को रोजगार दे सकता है, तो का 1 लाख लोगों को रोजगार जो है रक्सौल शहर और बेतिया शहर नहीं दे सकता है? जब आप CR पाटिल जी पे उस समय भरोसा नहीं किए होते, उनके एजेंडा पे भरोसा नहीं किए होते, तो आज सूरत जो है पूरे भारत का एक फेमस शहर और डायमंड हब नहीं बना होता। हम पे भरोसा कीजिए, हम जो है इंटरनेशनल सिटी रक्सौल को बनाएंगे। हम 40 लाख नहीं बोल रहे हैं, हम 1 लाख बोल रहे हैं, 1 लाख सिर्फ। तो 1 लाख लोगों को और कैसे देंगे? रिंग रोड बनेगा शहर में, 10 रेडियस जो है 10 किलोमीटर, सेंटर, शहर के सेंटर से 10 किलोमीटर की दूरी पे रिंग रोड बनवाएंगे। रक्सौल शहर में, बेतिया शहर में चनपटिया चीनी मिल चालू करेंगे। रक्सौल से पटना के लिए एक्सप्रेसवे बनवाएंगे, डिमांड करेंगे सरकार से कि इंटरनेशनल शहर है, एक्सप्रेसवे बनवाइए। उसके अलावा जो है एयरपोर्ट बनवाएंगे रक्सौल में, और जितना भी पंचायत है पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितना भी पंचायत है, हर पंचायत में कम से कम एवरेज, ऑन एन एवरेज 5000 वोटर होते हैं। कितना? 5000 वोटर। उन 5000 वोटरों में से 500 लोगों को डायरेक्ट रोजगार देंगे। अगर उसमें से 10%, मतलब 5000 वोटर में से 10% लोगों को अगर मनीष कश्यप रोजगार नहीं दे सकता हर पंचायत में 5 साल के अंदर, तो मनीष कश्यप सांसद बनने लायक नहीं है। ये चीज है, और मैं रोजगार दूंगा। आसान है, MSME को लेके आइए, लघु उद्योग को लेके आइए, बैंक से युवाओं को फाइनेंस कराइए, आत्मनिर्भर बनेंगे युवा, रोजगार सृजन कीजिए। हर एक ब्लॉक में जो है एक जमीन लीजिए, एक्वायर कीजिए, और वहां पे युवाओं के लिए रोजगार का व्यवस्था कीजिए। एक सांसद आराम से 1 लाख युवाओं को रोजगार 5 साल में दे सकता है। मनीष कश्यप ये बात बोल रहा है, मोदी जी 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बोले थे। कितना? 2 करोड़। वो 2 करोड़ युवाओं को सालाना रोजगार दे सकते थे अगर उनके सांसद उनका साथ देते तो। उसमें से कुछ लोगों ने दिया, कुछ लोगों ने नहीं दिया साथ। तो कुछ लोगों ने दिया तो मोदी जी ने कुछ लोगों को रोजगार दिया, कुछ सांसदों ने नहीं साथ दिया, तो इसलिए जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दे पाए। हमारे यहाँ के सांसद, चंपारण के सांसद, बिहार के जो 40 में से 39 सांसद अगर 1-1 लाख लोगों को रोजगार दिए होते तो 39 लाख लोगों को तो रोजगार बिहार में हो गया, मिल गया होता। तो मोदी जी का 2 करोड़ का सपना तो पूरा यहीं से कर दिए होते ये लोग, लेकिन ये लोग खुदे नहीं किए। तो ये लोग अगर नहीं करेंगे तो मोदी सफल नहीं होंगे। तो मोदी को अगर सफल करना है तो मजबूत लोगों को, भरोसा वाले लोगों को चुनिए। अगर वो भरोसा वाला आदमी अगर नहीं है तो मनीष कश्यप जैसे निर्दलीय को चुन दीजिए, सदन में जाके बाकी सब काम करा देगा। ठीक है मनीष भाई, ऑल द बेस्ट। आप चुनाव लड़ रहे हैं और आप ये दावा कर रहे हैं कि भाई आप सोशल मीडिया पे लोगों की समस्याएं उठाते थे, अब आप संसद में जाकर उनकी बातों को उठाएंगे, उनकी समस्याओं को उठाएंगे, निदान देंगे, रोजगार देंगे। बाकी ये वक्त बताएगा कि जनता आप पर कितना विश्वास करती है। बाकी मनीष कश्यप से हमारी ये बातचीत हुई, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें जरूर बताइएगा, और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव। जय हिंद।